क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल अभी डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि वो शोर शराबे में पारित किया गया था, और जो पॉइंट आपने लिखे हैं इसमें जो अमेंडमेंट मैं समझता हूँ एक बहुत ही जायज है, और इस बात पर हमें बल देना चाहिए कि वो दोबारा अमेंडमेंट वो 2010 में पारित हुआ था, उसको अमेंडमेंट में उसमें जो भी त्रुटियां हैं उसको रेक्टिफाई करके, और आपके सुझाव मैंने पढ़े हैं, ऑलमोस्ट ऑल द सुझाव जो आपने लिखे हैं मैं समझता हूँ कि वैलिड है, और इसमें हमें निश्चित रूप से क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल में हम करेंगे। मगर मेरा एक ये भी पहलू था कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल आने के बाद जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स थे, छोटे छोटे नर्सिंग होम्स पहले थे, छोटे छोटे जनरल प्रैक्टिशनर करते थे, वो भी समाज की बहुत अच्छी सेवा करते थे। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल में रखा गया है कि ही शुड हैव दिस मच ऑफ प्रोविजंस, जो स्टाफ नर्स, क्वालिफाइड नर्स, गैजेट्स, वो सब रखना पड़ेगा। मगर उस जमाने में भी वो जो नहीं थे तो बहुत कम जो होते हैं उसमें भी समाज की बहुत सेवा की है, तो इसको मैं समझता हूँ कि लचीलापन लाके उसमें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल में उसका करना चाहिए। क्लिनिकल एस्टेब्लिश बिल आने के बाद मेरा एक ऐसा रहा है ओवरऑल इम्प्रेशन कि दिस बिल इज मोर इन फेवर ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। चलो छोटे छोटे जो हॉस्पिटल्स पहले थे, जैसे कि मैं अपने नर्सिंग होम 10 बेड का मैं नर्सिंग होम चलाता था, ऑब्वियसली आई एम नॉट इन पोजीशन टू हैव ऑल दिस आइडियल थिंग्स, बट वो नहीं होते हुए भी बहुत सारे नर्सिंग होम लोगों की सेवा करते हैं। जैसे कि क्लिनिकल जो ये कंज्यूमर एक्ट आया तो इसका आशय बहुत अच्छा था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, मगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई सफर हुआ है तो वो मरीज हुआ है। अगर किसी ने बोला कि मुझे हेडेक हुआ है तो उसका एमआरआई करवा दो, उसका सिटी स्कैन करवा दो। जब मैं शुरुआत में प्रैक्टिस करता था बहुत कम इन्वेस्टिगेशन के साथ we used to operate the patients mainly on the clinical acumen। हेलो, मगर आज अगर आप नहीं किए तो आप पिट जाओगे, आपको 12 करोड़ रुपया भरना भी पड़ेगा। तो ये जो है एक्ट लाने का जो इसका आशय है बहुत अच्छा आशय है, मगर इसका आशय जो जिसके लिए लाया गया है, अगर इसमें अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो एडवोकेट्स को, लीगल लोगों को फायदा हुआ है, और इससे जो मिले जाए उनको ज्यादा फायदा हुआ है। मेरा कहने का मतलब है कि अगेंस्ट दिस एक्ट, मगर उसमें हमें कोई एक करना चाहिए, क्योंकि पहले कई लोग प्रैक्टिस करते वक्त बहुत कम वो पैसों में भी बहुत अच्छी डिलीवरी करते थे, तो इसको हमें लाना चाहिए। जहां तक कैपिंग का सवाल है, जो पेनल्टी उसका है कंज्यूमर 12 करोड़ जो दिया गया था, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई डॉक्टर पूरा इंडिया में, पान इंडिया में कोई भी डॉक्टर ये दे सकेगा। तो इसमें निश्चित रूप से इसका कैपिंग होना ही चाहिए, और एक कैपिंग को लेके हम सब पार्लियामेंट्रियन को इस मुद्दे को उठाना चाहिए। दूसरा जो आपका जो डॉक्टर्स पे जो अटैक है बहुत ही सीरियस है, और आजकल तो ये फैशन बन गई है कि कोई क्रिटिकल कंडीशन में आता है और न जाने उसका कोई वो जो डेथ हो जाता है, तो जो वहाँ डॉक्टर उस पर गाज आ जाती है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए सेंट्रल लॉ लाना बहुत ही जरूरी है, और सेंट्रल लॉ के लिए हमें करना चाहिए। मगर एक और भी बात है कि आजकल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की जो छवि है ऐसी हुई है कि वेंटिलेटर पे, जैसे मैं वेंटिलेटर का एग्जांपल दूंगा, तो वेंटिलेटर पे लगाने के बाद लोगों का ऐसा है कि लूटने का एक है, ये भी हमारी इंप्रेशन हमें दूर करनी पड़ेगी। जहां तक का डॉक्टरों का गांव में जाने का सवाल है, निश्चित रूप से मैं IMSA में गुजारिश करूंगा कि इसमें हमें भी कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ये 3 साल का रूरल डॉक्टर का जो कोर्स लाया था इसके लिए लाया था, हमने उसका अपोज किया, मगर हमें गांव में जो डिलीवरी होनी चाहिए वो नहीं होती, तो वहां सरकार भी विफल रही है और हम IMA भी विफल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें हमें करना चाहिए, जैसे IAS और IPS अफसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं, उनके भी बच्चों की पढ़ाई का तकलीफ होते हुए भी वो जाते हैं, मगर डॉक्टर लोग रिलक्टेंट होता है, उसका भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और हमें इसके लिए एक मुहिम चलानी पड़ेगी कि भाई हमें गांव में भी जाना है। और पोस्ट ग्रेजुएशन में महाराष्ट्र में भी था, PG में एडमिशन के वक्त
कि एक ईयर अगर आप गांव में सर्विस करते हो तो आपको कुछ मार्क्स में इजाफा दिया जाता है। ऐसी कोई एक पैटर्न लाके भी हमें इसमें ये करना पड़ेगा। कुल मिला के जो सोनोग्राफी, जो गायनेकोलॉजिस्ट मित्रों का सवाल है, जो फिटिसाइड का है, इसमें करने वाले को तो बख्शा नहीं जाना चाहिए, मगर जो छोटे छोटे टेक्निकल इश्यू पे उनको सलाखों के पीछे जो किया जाता है वो भी है एक इश्यू है। इट हैज टू बी एड्रेस। और डेथ ऑन टेबल, डेथ ऑन टेबल होता है तो कभी कभी जो सर्जन्स को उसको 307 लगा के उसको बिहाइंड द बार किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और ऐसा कुछ कर, तो इस पर क्योंकि ये इससे कभी कभी हो सकता है, हेलो द एनेस्थेसिया इटसेल्फ इज वेरी रिस्की। और उसके लिए मैंने, जब मैं 15वीं लोकसभा में था संजय में, तब मैंने आईपीसी में अमेंडमेंट में लाया था। और जो अमेंडमेंट में वो अमेंडमेंट 4C एक ऐसा कुछ मैंने इंसर्ट किया था कि इसके लिए जूरिस्प्रूडेंट्स और टेक्निकल डॉक्टर्स और इनकी टीम होनी चाहिए। अगर वो इसमें होता है नेग्लिजेंट हो तो नेग्लिजेंट के तहत करना चाहिए, मगर उसको वो मर्डर के तहत उसको जो करते हैं दैट्स ए वेरी बिग इश्यू। और कई डॉक्टरों, मुझे पता है, मैं अहमदाबाद से तो बड़ोड़ा में वो हुआ, हार्ट अरेस्ट हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसको मसाज दिया गया। और मसाज देते हैं तो अच्छा मसाज देते हैं तो रिब्स फ्रैक्चर भी हो जाता है, तो वो कुडंट रिवाइव। और बाद में ऐसा इश्यू आया कि उसको इतना पीटा कि इसकी पसलियां टूट गई। हेलो, तो ये दिस इज ऑल्सो वेरी बिग इश्यू। आप सबसे जो मिलने का हुआ, मैं आपको भी अभिनंदन करता हूँ। और जो बोला कि सेशन के शुरुआत में अगर हम करते हैं तो वी कैन ऑल्सो 01 के माध्यम से या 377 के माध्यम से या उसको हम लाएंगे। लेजिस्लेशन जो HIV बिल है, जो रिप्रोडक्टिव बिल है, उसमें भी हमें जल्दी करना चाहिए। और आप लोगों ने इसमें सुझाव भी दिए हैं तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। मगर कुछ लेजिस्लेशन जो मेडिकल के संदर्भ में है उसमें भी हमें अपने इनपुट्स देना चाहिए, हमें भी देना चाहिए। दो वी आर मेडिकल पर्सन, बट जैसे एक है, मैंने 01 में उठाया था कि पोस्टमार्टम दिन के समय में होता है और डे नाइट में होता है, नाइट में नहीं होता है। मैं समझता हूँ उस दिन जब लाइट नहीं होगी या साइनोसिस आप नहीं कर सकते तब होता था। इस इश्यू को भी हमें लाना चाहिए। मगर आज भी रात को नहीं करते, रात को हार्ट सर्जरी होती है, ओपन हार्ट सर्जरी, मगर ये नहीं होता है। तो ये भी एक इश्यू है। इट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो। थैंक यू। एक इश्यू ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए